प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्राणियों में पोषण शुरू करते हैं हम। आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, यानी पादप जो हैं वो स्वपोषी हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते, वो ये भी समपोषी हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, या तो सीधे पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं, या कोई दूसरा जीव जंतु जो है वो पेड़ पौधों से भोजन लेता है, उसको दूसरे प्राणी खाते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने एवं शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। यानी एक जीव को खाद्य पदार्थों की क्यों आवश्यकता पड़ती है? शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, गतिशील रखने के लिए। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतःग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक सह घटक हैं। स्मरण करें, उनके नाम लिखें। तो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है। ठीक है, ये हम नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ सह घटक जटिल पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ सह घटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसा कि निम्न आरेख द्वारा दर्शाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना। तो यहाँ पर देखो, ये कार्बोहाइड्रेट की एक जटिल श्रृंखला है और इस तरीके से इनको सरल पदार्थों में बदलने के बाद ही जीव इसको प्रयोग में ले पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। परिवर्तित करना, खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना, सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? विखंडन। तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। आगे है खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतःग्रहण की विभिन्न विधि भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी, मरमर, हर्मिंग पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं, तो इसमें चूसना भोजन की विधि हो गई। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं, तो यहाँ पर पीना हो गई। अजगर जैसे सरफ वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, तो यहाँ पर निगलना हो गई। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं, तो यहाँ पर भक्षण करना हो गई। क्रियाकलाप 2.1, सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने लिखनी है। अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ, घोंघा किस तरह से, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, तितली, तो इसमें से आपको इनकी विधियाँ छांटनी है भी, ये कौन सी विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पकड़ते हैं, चूसते हैं, निगलते हैं। तो आगे चलते हैं। अद्भुत सत्य, अद्भुत सत्य, यहाँ पर देखो स्टारफिश, तारा मछली। तो यहाँ एक देखो, एक तारे की तरह आपको एक मछली दिखाई दे रही है, इसको स्टारफिश कहते हैं। स्टार कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पच जाता है। ठीक है, ये अपना मुख खोलती है और अमाशय बाहर निकालती है, दूसरे प्राणियों कोमल अंगों को खाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए, आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी खाद्य अंतःग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव में पाचन।
हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतः ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उनका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। जो बिना पचा हुआ भाग बच जाता है वो मल के रूप में निष्कासन होता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो हम देखेंगे, भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला भाग है मुख गुहिका, उसके बाद है ग्रास नली या गर्शिका, उसके बाद अमाशय होता है, उसके बाद में क्षुधांतर होता है, इसको छोटी आंत भी कहते हैं, उसके बाद में बृहदांत्र या बड़ी आंत होता है। जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मल द्वार तथा गुदा, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। तो ये सभी भाग मिलकर मनुष्य के पाचन नली का निर्माण करते हैं। तो हम इसका चित्र भी देखेंगे। ये देखो आप, ये है यहाँ पर ये मुख है, गुहिका है, ये यहाँ गर्शिका है, ये अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और इस तरीके से ये पाचन तंत्र का चित्र है। तो हम देखेंगे, देखो, भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुधांतर तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आहार नाल के भाग हमने पढ़े, मुख गुहिका, गर्शिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहिका के अंदर भोजन का क्या होता है। तो भोजन का अंतः ग्रहण मुख द्वारा होता है। मनुष्य भोजन अंदर कहाँ से लेता है? मुंह से। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतः ग्रहण कहलाती है। तो मुख द्वारा आहार को अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतः ग्रहण। तो यहाँ पर वो जो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुधांतर को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वह इसकी लंबाई जानना चाहती है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सैनेक्टल लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई है। तो ये कुंडलित होती है। इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। अगर इसकी लंबाई देखें तो हम दांतों की सहायता से भोजन दबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा रहता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है, उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है और इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। चित्र 2.3 ये हमारे दांतों का चित्र है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ आप देखो, नीचे की तरफ कृंतक लिखा हुआ है, फिर रदनक लिखा हुआ है, फिर अगर चवर्णक लिखा हुआ है और चवर्णक लिखा हुआ है। आगे के चार दांत जो हैं, नीचे आगे के चार, ये कृंतक हैं। इसके बाद में एक इधर और एक इधर, ये दो रदनक हैं। इसके बाद में देखो दो और दो इधर, ये क्या हैं? अगर चवर्णक है। इसके बाद में दो इधर और दो इधर, ये चार हो गए, और इधर 6। तो देखो आप, 4 2 4 6। तो इस तरीके से एक जबड़े में ये दांत होते हैं। 4 तो कृंतक होते हैं, 2 रदनक होते हैं और 4 अगर चवर्णक और 6 चवर्णक होते हैं। तो कृंतक का काम क्या होता है? काटना। रदक का काम चीरना। अगर चवर्णक और चवर्णक का काम होता है चबाना भोजन को। ठीक है, तो समझ गए होंगे 4 प्रकार के दांत होते हैं, इनका हमारे क्या क्या काम होता है। तो क्रियाकलाप 2.2, अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने, कृंतन एवं दंसन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कृंतक का। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं? तो रदनक करते हैं चीरने फाड़ने का काम। दांतों को पहचानिए
जो चबाने और पीसने के काम आते हैं और प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। तो चबाने के काम आते हैं चवर्णक और अगर चवर्णक। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या होती है एक वयस्क आदमी में 36। ठीक है, सॉरी 36 32 कहते हैं ना, आपकी 32 ही तोड़ दूंगा या बाहर निकाल दूंगा, तो 32 दांत होते हैं इनकी। अगर टोटल हम संख्या गिने तो मैं 36 गलत बोल गया था, 32। तो यहाँ पर अगर हम इनकी संख्या लिखनी चाहें, हमारे मुख में लाला ग्रंथि भी होती है जो लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसका पता लगाएं। तो पहले हम इन दांतों की संख्या को भर लेते हैं। तो यहाँ देखो, जो कृंतक एवं दंशन होते हैं, तो मैंने आपको बताया था 4 और 4। ठीक है, और चीरने और फाड़ने वाले रदनक होते हैं, तो दो क्या कितने होते हैं, 1 और 1 2। तो 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, ये हो गए 8 और ये हो गए 4। तो ये देखो इनकी टोटल संख्या। चबाने और पीसने वाले दांत जो होते हैं वो होते हैं 4 अलग होते हैं, 6 अलग होते हैं, 4 और 6। तो ये कितने हो गए देखो, 10 और 20 हो गए, 20 और 8 टोटल कितने हो गए देखो, 32 हो गए ना। तो इस प्रकार से हम इनकी संख्या ये तो अगर चवर्णक होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, ये 6 नीचे 6 ऊपर। ठीक है, ये 2 नीचे 2 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, इस तरीके से टोटल 32 दांत हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखो आप, हमारे दूध के दांत भी होते हैं और स्थायी दांत भी होते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिर गए थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट 600 काल में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं, दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं, जैसे हमारे हैं अब। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। जैसे बुढ़ापा आता है गिरने लगते हैं। आगे है क्रियाकलाप 2.3। दो प्रश्नलियाँ लीजिए, ए और बी चिन्हित कीजिए। प्रश्नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। यानी दूसरी प्रश्नली बी में लीजिए। दोनों प्रश्नलियों में 3-4 ml जल डालिए। चित्र 2.4। अब दोनों प्रश्नलियों में आयोडीन विलयन डालना है। तो आप देखेंगे इसमें उबले चावल हैं और इसमें क्या है, चबाए हुए चावल हैं। दोनों में आयोडीन डालने पर मंड पर लार का प्रभाव देखें तो क्या होता है देखो। विलयन की 2-3 बूंदें डालिए, इनका परीक्षण कीजिए। आप प्रश्नली तथा बी में क्या अंतर पाते हैं? प्रश्नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों या अध्यापकों से कीजिए। लाला रस चावल को मंड शर्करा में बदल देता है। तो यहाँ पर क्या है, चावल के अंदर मंड है अभी भी, इसलिए इसका रंग नीला या काला हो गया। यहाँ पर इसमें बदलाव नहीं आया, नीला या काला नहीं हुआ। इसका मतलब मंड है वो किस में बदल गया है, यहाँ पर शर्करा में बदल गया है। लाला रस क्या काम करता है, मुंह के अंदर मंड को किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो शरीर जो पीछे की और मुख गोइका के अधर तल से जुड़ी होती है। चित्र 2.6 में इसका अगर भाग स्वतंत्र है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के क्या कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार मिलाने के काम भी आती है। ठीक है, ये जीभ हमारी एक मांसपेशीय संरचना है। तो आगे से हम इससे मीठा चख सकते हैं और यहाँ पर कड़वा खारा हम चख सकते हैं। ठीक है, और साइडों में नमकीन ये होते हैं। तो ये दांत के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा सा हम पढ़ लें इसको। मिठाइयाँ और दंत तक से फिर आगे चलते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, इससे कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत या मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच भोजन की शर्करा का अपघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, अध्याय 5 देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। चित्र 5, इसे दंत तक्ष्य कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाए तो दांतों में ऐसा ही पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के दांतों में दर्द होता है, इस कारण होता है। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत तक्ष्य के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, हमारे दांत खराब करने वाले हैं। तो दंत तक्ष्य का चित्र दिखाया हुआ है आपको। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश दांतुन करनी चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगलियां तथा बिना धूली वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट,
तो जीभ के बारे में पढ़ रहे थे। जीभ भोजन को लार मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता कर सकते हैं। चित्र 2.4, निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। तो मैंने बता दिया था चीनी का विलयन का अगर हम टेस्ट करना है तो आगे से छूना पड़ेगा, और नींबू के रस का टेस्ट करना है तो साइडों में से, और नीम की पत्ती कड़वी होती है तो सबसे लास्ट में जाकर पता चलेगा। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने को 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सींग का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सींग का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसके मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कहाँ पर कौन सी स्वाद कलिका है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें। चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उनके स्वाद का नाम लिखिए। तो उनका संवेदन अनुभव उसके द्वारा होता है वो लिखिए। अन्य सहपाठियों के साथ के इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इसके बाद में है भोजन नली गर्शिका। निगला हुआ भोजन ग्रास नली गर्शिका में जाता है। चित्र 2.2 देखिए। गर्शिका गले एवं वक्ष से होती ये है, देखो ये है गर्शिका, यहाँ से भोजन आता है। गर्शिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन अथवा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, वमन तरफ उल्टी, तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो ये हमारी जो है गर्शिका है। इस गर्शिका से भोजन जो है वो यहाँ आमाशय में पहुँचता है। कभी कभी यहाँ पर से भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता, हमें उल्टी हो जाती है, वमन हो जाती है। तो पहले जानना चाहती कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो आमाशय के बारे में हम पढ़ेंगे। आमाशय मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अगर आपसे पूछा जाए आहार नाल के सबसे चौड़े भाग का नाम बताओ तो वो आमाशय है। यह एक और गर्शिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर किस में खुलता है? क्षुधांतर में खुलता है, छोटी आंत में खुलता है। तो उसका कारण देखो आप, कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है, हिचकी आती है, घुटन अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह गर्शिका के साथ साथ चलती है, परंतु गर्शनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन की श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? एक है तो भोजन निकलने के समय मांसल संरचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को गर्शनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है, हिचकी आती है और खांसी उठती है। ऐसा उस कारण से होता है। ठीक है। आमाशय का आंतरिक स्तर, श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था पाचक रस स्रावित करता है। आमाशय जो है उसका आंतरिक स्तर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है। तो भोजन के अंदर जो हानिकारक जीवाणु या रोगाणु आ जाते हैं उसको मारने का काम करता है अम्ल। यह माध्यम को अम्लीय बना जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में भी सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। उसके बाद जो आमाशय से भोजन है वो कहाँ जाता है? क्षुधांतर में जाता है। कहाँ जाएगा? क्षुधांतर के अंदर। क्षुधांतर लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलिनी नली है। तो याद रखोगे आप उसकी लंबाई। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। तो इसमें 2 ग्रंथियों से स्राव आते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति भी कुछ रस स्रावित करती है। इसकी भित्ति भी कुछ
रस स्रावित करती है। तो यहाँ पर देखो, यकृत जो है वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण उपस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। चित्र 2.2 अगर मैं आपको दिखाऊं, चित्र 2.2 को अगर आप देखोगे तो इस चित्र में आपको यकृत का पता चलेगा। ये है यकृत, ठीक है। और ये पित्ताशय की थैली है, यहाँ पर इसमें अपना रस इकट्ठा करती है। और इसके नीचे अग्नाशय ग्रंथि भी देख लो, ये अग्नाशय ग्रंथि है। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अपना जो स्राव छोड़ती है पित्तरस, वो काय का इकट्ठा होता है पित्ताशय की थैली में, आप याद रखोगे। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है पित्तरस क्या है, कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ इकट्ठा होता है, क्या काम करता है, तो पित्तरस जो होता है यकृत से स्रावित होता है, पित्ताशय की थैली में इकट्ठा होता है और पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। आपको दिखाया, अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तो इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ क्षुदांतर के निचले भाग में पहुंच जाता है जहां आंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो जाती है। एक विलक्षण दुर्घटना देखिए यहाँ पर, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गए थे। उसके अमाशय में गोली लग गई थी। गोली से वक्त क्षतिग्रस्त हो गया था अमाशय में एक छिद्र हो गया था। उसे विलियम व्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद नहीं कर सका तथा उसने अपने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। व्यूमांट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। तो ये देखो यहाँ पर ये छिद्र है, इससे देखा, व्यूमांट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता है। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुदांत्र में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। अमाशय वाला काम पूरा होने के बाद वो किस में खुलता है, क्षुदांत्र में खुलता है। आगे है क्षुदांत्र में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुदांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जो भोजन पच जाता है वो अवशोषित होकर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। क्षुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं। इन्हें दीर्घद्रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घद्रोम की आंतर में क्या भूमिका है? दीर्घद्रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तलक क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। जैसे ये नली है, इसके ऊपर ऐसे उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं दीर्घद्रोम या रसांकुर। ये क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं भोजन के अवशोषण के लिए। प्रत्येक दीर्घद्रोम में अनेक सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घद्रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का हस्तांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बर्दांतर में भेज दिया जाता है। अब बर्दांतर क्या काम करता है देखो। बर्दांतर क्षुदांतर की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपाचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। तो ये इस तरीके से मनुष्य के अंदर पाचन होता है। आगे हम जंतु में जो पाचन है वो कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।